नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम और एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है उनका। कंपनी का नाम है गणेश बेंजोप्लास्ट करके और उनका जो बिजनेस है दे आर मेजरली इनटू लिक्विड स्टोरेज टैंक्स। तो ये वीडियो में हम उनके बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का हिस्ट्री क्या था, क्या क्या प्रोडक्ट्स है उनके, आगे जाके कंपनी के क्या कैपेक्स है, उनका आरओसी कितना हो सकता है, पे बैक पीरियड कितना है। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे काफ़ी अलग अलग डाइवर्स सेक्टर के बारे में बहुत अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स है या ऑटो एंसिलरी है। तो ये जो वीडियोज़ है ज़रूर आप देख सकते हो, काफ़ी इन डेप्थ वीडियो है। उसी वजह से ये जो वीडियोज़ है वो थोड़े लॉन्ग वीडियोज़ है, बट यदि आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो ज़रूर ये जो वीडियोज़ है आप जरूर देखिए। और यदि आपने चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ आदित्य है आज, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट ये जो गणेश बेंजोप्लास्ट का बिजनेस है कैसे शुरू हुआ। सो लेट्स स्टार्ट आदित्य विद द बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस की कोर क्या है बिजनेस का, कौन कौन से सेगमेंट्स है, एंड देन विल टेक इट अहेड विद द कि आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज है या आगे जाके क्या ग्रोथ हो सकती है ये बिजनेस में। ओके, सो कंपनी शुरू हुई थी 1986 में। दे इनिशियली स्टार्टेड विद द बिजनेस ऑफ केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग। 1990 में वो लोग ये लिक्विड स्टोरेज टैंक्स के बिजनेस में एंटर किए एंड दे हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सिंस देन। तो ये कंपनी के राइट नाउ दो बिजनेस डिविजन्स है, एक लिक्विड लॉजिस्टिक्स का, एक केमिकल्स का है। तो विद इन लिक्विड लॉजिस्टिक्स दे हैव द लिक्विड स्टोरेज टैंक्स, they have a EPC business and they also provide logistic services to their customers. तो logistics is both road and rail, ये दोनों वो लोग प्रोवाइड करते हैं। केमिकल्स बिजनेस में दे मैन्युफैक्चर बेंजोइक एसिड एंड उनके डेरिवेटिव्स which find applications in pharmaceuticals, dyes and pigments, paints and other applications. तो कंपनी का जो करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनका रेल लॉजिस्टिक्स बिजनेस है इट इज़ हैंडल्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स। फिर उनका जो एलपीजी रिलेटेड एक सब्सिडरी है जीबीएल एलपीजी, आप देख सकते हो। फिर जो ईपीसी का बिजनेस है इट इज़ हैंडल्ड बाय जीबीएल इंफ्रा इंजीनियरिंग। सो दिस इज द करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। राइट, सेगमेंट वाइज स्प्लिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मोस्टली इट हैज बीन अ इक्वल स्प्लिट बिटवीन केमिकल्स एंड एलएसटी बिजनेस। तो मोस्टली 50-50 रहा है। बट टू गिव यू अ मार्जिन परस्पेक्टिव, LST business has higher margins as compared to the chemicals business, और वो कैसे है वो हम आगे जाके मार्जिन प्रोफाइल दिखाएंगे आपको LST business का। सो दे ऑल्सो वांट टू फोकस मोर ऑन द LST business गोइंग फॉरवर्ड। उसको लेके वो लोग इंक्रीमेंटल केपेक्स कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। ओके, सो कंपनी के जो ऑपरेशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दे हैव देयर स्टोरेज टर्मिनल्स एट JNPT, कोचीन एंड गोवा। तो इन दीज टर्मिनल्स दे हैंडल अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स सच एज एडिबल ऑयल्स, मोनोइथिलीन ग्लाइकॉल, फिनॉल, टॉलरीन, एसिटिक एसिड एंड अदर्स। तो ये जो टैंक्स है दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स सच एज माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड और भी सारे मटेरियल्स हैं। ये टर्मिनल के डिटेल्स यहाँ पे मैंने समराइज किए। तो JNPT में 2,40,000 का कैपेसिटी था इनिशियली। दे हैव रिसेंटली एडेड 19,000 किलोलीटर जो Q1 FY24 में ऑनलाइन है। एंड कोचीन और गोवा में राइट नाउ उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा केपेक्स एडिशन किया नहीं है। गोवा का आप देख सकते हो 40% ही यूटिलाइजेशन है। तो दैट इज ड्यू टू द सैंड माइनिंग बैन जो गोवा में हुआ था 2012-13 के आसपास। तो ये माइनिंग बैन पिछले 10 साल से चल रहा है एंड ये माइनिंग बैन को रिवोक करने का कोई अपडेट दिया नहीं है गवर्नमेंट ने। तो इसके रिलेटेड काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री आर्टिकल्स है, न्यूज़ रिपोर्ट्स है जो आप देख सकते हो। तो दिस इज द टर्मिनल समरी। ये ऑपरेशंस काम कैसे करते हैं उसका एक ब्रीफ जान लेते हैं यहाँ पे। तो कोई शिप है सपोज, वो पोर्ट पे आती है, तो पहले वो शिप का जो कंटेंट है दैट इज ट्रांसफर्ड वाया पाइपलाइंस टू द टैंक टर्मिनल्स ऑफ द कंपनी। एंड फिर वो टैंक टर्मिनल्स में कुछ टाइम रहने के बाद इट इज इवैक्यूएटेड वाया ट्रक्स और इधर यूजिंग द रेल नेटवर्क। वहां से फिर वो कंटेंट क्लाइंट के साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दैट इज द लॉजिस्टिक सर्विस विच द कंपनी प्रोवाइड्स टू देयर क्लाइंट्स। सो एक एक करके अभी दोनों बिजनेस सेगमेंट समझ लेते हैं अच्छे से। तो LST बिजनेस में उनके करंट जो क्लाइंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। विसेन है, BPCL है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस है, रिलायंस है, बाकी के भी आप देख सकते हो। एंड दे हैव रिसेंटली ऑनबोर्डेड न्यू क्लाइंट्स।
तो न्यू क्लाइंट्स सच एज गुजरात अंबोजा एक्सपोर्ट्स, कारगिल, एशियन पेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, तो केमिकल नॉन केमिकल दोनों क्लाइंट्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए, तो दे हैव अ वेरी गुड क्लाइंट लिस्ट राइट नाउ। ये बिजनेस में दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज स्टोरेज, बंकरिंग, बार्जिंग, ब्लेंडिंग एंड ड्रम फिलिंग। तो ये सर्विसेज का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप इस टेबल में देख सकते हो। तो स्टोरेज इज द मेन सर्विस विच दे प्रोवाइड, एंड ये बाकी के जो सर्विसेज है ये एडिशनल सर्विसेज है इन एडिशन टू द मेन स्टोरेज सर्विस। तो ये बिजनेस ओवरऑल कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो ये जो स्टोरेज टैंक्स है, the company rents out these tanks to their customers for a period of 1 to 10 years depending on the specific contract, या फिर स्पॉट बेसिस पे भी दे देती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें इनबिल्ट रेंटल हाइक का मैकेनिज्म रहता है। तो 5 to 8% से रेंटल हाइक्स होते हैं नॉर्मली, एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो इफ दैट क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ द कंपनी, दे कैन रीनेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, and suppose a renegotiation happens, it can happen at a rental price 25 to 30% higher than the previous contract depending on the market conditions. तो ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि 80% इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 20% दे डू इट ऑन द स्पॉट बेसिस। दो स्पॉट बेसिस में दे आर मेंशन्ड इन देयर कॉन कॉल्स की जो रेंटल्स है या जो प्राइजेस है, दे कैन बी 2 to 3 times हायर देन व्हाट दे डू इन द रेंटल बिजनेस। So this is how the liquid logistics का business works. Right. So एक आप एकदम सिंपल तरीके से समझोगे ये बिजनेस को, तो दिस इज नथिंग बट द रेंटिंग बिजनेस। यानी आपने एक जगह ली, वहां पर आपने आपका हाउस खड़ा किया, एक मकान खड़ा किया, एंड देन यू आर रेंटिंग दैट बेसिकली होम और हाउस to some tenant, and that tenant is paying you per monthly, per yearly. Only the difference between this business and that is कि यहाँ पर जो tenure है that is a bit longer tenure, generally it is up to 10 years also, and then again suppose you have collected some cash out of that rent as a owner in next 10 years, then basically what you will do, you will again construct a new home and then you will again rent it out. So these guys have also done the same exact thing. तो उन्होंने क्या किया है, पहले एक जगह पे एक फैसिलिटी शुरू किया स्टोरेज टैंक्स का, उसको रेंट आउट किया, उसके कैश फ्लोज आए, फिर उन्होंने एग्जिस्टिंग जगह पे या कुछ और जगह पे उन्होंने नई कैपेसिटी डाली, एग्जिस्टिंग जगह की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई रहेगी, एंड दे केप्ट ऑन डूइंग दैट। सो ये बिजनेस में एक इनहेरेंट चैलेंज क्या है कि ग्रोथ का चैलेंज है, बिकॉज अंटिल अनलेस दे डोंट डू एडिशनल कैपेक्स एंड उनके एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज जो है वो सपोज 100% पे यूटिलाइजेशन उनका चल रहा है, देन दे वोंट गेट द मोर एंड मोर ग्रोथ in terms of volume, because volume is always fixed. एक बार आपका कैपेसिटी फुल हो जाता है तो सिर्फ वैल्यू वाइज कुछ ग्रोथ मिल सकता है, विच इज बेसिकली गिवन इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स की ईयरली कितना यहाँ पर इंक्रीज है बेस्ड ऑन द प्राइजेस फॉर द बेसिकली सेम वॉल्यूम, एंड बाद में एडिशनल कैपेक्स क्या करते हो इसके ऊपर उनका जो ग्रोथ है दैट विल बी बेसिकली डिसाइडिंग टोटल उनका कंपनी का क्या ग्रोथ हो सकता है, वॉल्यूम प्लस वैल्यू, टोटली उनका रेवेन्यू साइड में क्या ग्रोथ हो सकता है। सो विल डिस्कस अबाउट कि आगे जाके ये कंपनी कहां पर एडिशनल एक्सपांशन कर रही है इन टर्म्स ऑफ न्यू कैपेसिटीज या न्यू फैसिलिटीज। ओके, सो कंपनी एलएसटी डिवीजन में है ही, एंड दे आर कमिंग अप विद एलपीजी केपेक्स राइट नाउ। तो दे एक्सपेक्ट दैट एलएसटी एंड एलपीजी सेगमेंट्स टू बी द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो ये दोनों सेगमेंट्स में दे विल फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एजिस लॉजिस्टिक्स। तो लिक्विड लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस है, एजिस लॉजिस्टिक्स और गणेश बेंजोप्लास्ट का सिमिलर वर्किंग है, तो अलग से मैं वो समझाऊंगा नहीं। एजिस लॉजिस्टिक्स के स्पेसिफिक टर्मिनल डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दे ऑपरेट इन मुंबई, कोचीन, हल्दिया, पिपावाव, मैंगलोर एंड कांडला। तो हेड टू हेड कॉम्पिटिशन इस बिजनेस में देखोगे तो कोचीन में ही ये दोनों हेड टू हेड कॉम्पीट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो कांडला में सबसे ज्यादा कैपेसिटी आप इफ यू गो थ्रू सम इंडस्ट्री आर्टिकल्स, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो कांडला, हल्दिया में एजिस लॉजिस्टिक्स इज मोर और लेस द लीडर इन दोज टर्मिनल्स। काफी डोमिनेंट पोजीशन है एजिस लॉजिस्टिक्स का। अब दोनों के एलएसटी बिजनेस का एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर और लेस ये एलएसटी बिजनेस इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, मतलब 50 to 60% मार्जिन से 70% तक भी मार्जिन जा सकते हैं, एंड रेंटल्स भी काफ़ी अच्छे रेंटल्स है इस बिजनेस में। तो एजिस लॉजिस्टिक्स के स्पेसिफिक दे हैव रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विथ वोपैक,
and over a 5-year period starting 2023 they have planned a capex of 4,500 crores both for the LHT and LPG division. तो उसके रिलेटेड डिटेल्स मैंने यहाँ पे समराइज किए. तो LPG में Aegis Logistics has a total capacity of 1,15,000 and they plan to expand it by 1,33,000 जिसमें पीपावाव में 48,000 आ रहा है और मैंगलोर में 85,000 आ रहा है. इट विल बी ऑपरेशनल इन FY25. एंड फिर जो LHT बिजनेस है उसके रिलेटेड भी वो लोग कहाँ कहाँ केपेक्स कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. तो दे आर एंटरिंग JNPT with a capacity of 1,10,000 kiloliter which is almost half of the current capacity of Ganesh Benzoplast. तो ये कैपेसिटी Q1 FY25 में फुल्ली ऑनलाइन आ जाएगी. तो अलॉन्ग विथ कोचिन दे विल कम्पीट हेड टू हेड एट JNPT ऑल्सो राइट नाउ. ये आगे जाके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हो सकता है. तो ये हो गई पूरी LHT बिजनेस की बात. नाउ लेट्स कंपेयर देम ऑन द LPG फ्रंट. तो LPG फ्रंट में Aegis Logistics is present right from the sourcing से लेके storage and distribution. तो they do the LPG sourcing with the help of their JV partner Itochu, which is a Japanese-based player. तो storage में they have their LPG storage terminals at Mumbai, Pipavav, Haldia and Kandla with a total capacity of 1,15,000 जैसा मैंने आपको बोला था. और इसको 1,33,000 से ये लोग एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके भी मैं डिटेल शेयर कर चुका हूँ. GBL की बात करूँ तो वो लोग LPG में सिर्फ स्टोरेज पे फोकस करने वाले हैं एज ऑफ नाउ. वो लोग सोर्सिंग या डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करने वाले उतना. एंड वो लोग 55 to 60,000 टन का टर्मिनल बिठाने वाले इन JNPT, जिसके कंप्लीट डिटेल्स मैं आगे जाके कवर करूंगा. तो Aegis Logistics का राइट नाउ LPG टर्मिनल्स का जो थ्रूपुट है दैट इज 84x इन अ ईयर एंड गणेश बेंजोप्लास्ट ने 36x का गाइडेंस दिया है. तो स्पेसिफिक टू दिस पोर्ट्स का बिजनेस, ये जो लिक्विड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, थ्रूपुट एंड एसेट टर्नओवर आर यूज्ड सिनोनिमसली. तो जस्ट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, थ्रूपुट मीन्स एक टैंक सपोज भरता है तो उसको भर के इवैक्यूएट करके दोबारा भरने में जितना टाइम लगता है दैट इज थ्रूपुट. तो सपोज एक टैंक है गणेश बेंजोप्लास्ट का, वो हर 10 दिन में इट गोज टू द फिलिंग, इवैक्यूएशन एंड रीफिलिंग फॉर अनदर क्लाइंट. तो वो टैंक वो लोग 1 महीने में 3 बार यूज कर सकते हैं. तो वो टैंक का थ्रूपुट इज 3x. तो दिस इज हाउ दे डिफाइन थ्रूपुट. एंड LPG के लिए they have given 3 throughputs per month which is 36x. Correct. But I think this throughput which the management has given is a bit on a conservative side, because Aegis का यदि हम throughput देखेंगे तो it is more than about 80 times. तो जो भी हम calculations करेंगे, we have done the calculations based on the 36x as a throughput. यदि हम इसको डबल करते हैं then every calculation will change. Going forward will also explain you about what is our calculation and इससे क्या payback आता है and क्या ROC आता है, and then you can change this according to 72 times throughput and you will get a bit different ROC and much reduced payback period also. So that is the difference, but already their competitor is getting much more than that, so we have to come to the realistic number. Immediately वो 70 या 80 times नहीं होगा. Initially they will start bit slow and then slowly they can increase that throughput also. ओके, तो GBL स्पेसिफिक LHT परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप उनका अक्रॉस द टर्मिनल्स रेंटल्स देख सकते हो, रेंटल रेवेन्यूज, एंड JNPT स्पेसिफिक भी रेंटल रेवेन्यूज देख सकते हो. तो इफ यू जस्ट कंपेयर बोथ द नंबर्स, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो टोटल रेंटल रेवेन्यूज है उसमें ऑलमोस्ट 90% कम्स फ्रॉम द JNPT टर्मिनल एज ऑफ नाउ. कोचिन और गोवा से इतना नहीं आ रहा है. तो उनका आगे जाके प्लान ये है कि कोचिन और गोवा में यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है प्लस रेंटल यील्ड्स भी बढ़ा है, ताकि JNPT से थोड़ा डिपेंडेंस कम हो जाए. तो अब उनके EPC सर्विसेज की बात करते हैं. तो ये EPC सर्विसेज में वो लोग बेसिकली दे डू द कंसल्टेंसी, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ टैंक्स. तो उनको ANA ऑयल्स करके एक कंपनी है जिनसे ऑर्डर मिला था टू फैब्रिकेट 60 टैंक्स विथ अ टोटल ऑर्डर वैल्यू ऑफ 12.23 करोड़. ये टैंक्स उन्होंने उनके कृष्णापट्टनम पोर्ट पे सप्लाई किए थे विच इज इन आंध्र प्रदेश. तो EPC बिजनेस का यहाँ पे आइडिया ये है कि they are using it as a customer service business and a way to onboard new customers. They don't view it as a profit center, but they still do the 5 to 10% margins in this business. EPC is just a value added service. मतलब
इथोस के केस में भी हमने कवर किया था कि इथोस एक वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करता है टू देयर वॉच ब्रांड्स, लाइक ये सर्विस सेंटर के थ्रू एक वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सिमिलर थिंग इज डन बाय गणेश बेंजोप्लास्ट इन दिस बिजनेस। सो अब आते हैं उनके रेल लॉजिस्टिक्स बिजनेस पे। तो दे कोलैबोरेटेड विद अ कंपनी स्टोल्ट-निelsen सिंगापुर बीटी लिमिटेड, उनके साथ एक जेवी में एंटर किए थे जिसका नाम इज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स सिस्टम लिमिटेड। रेल लॉजिस्टिक्स में एंटर करने का आइडिया वाज टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इवैक्यूएशन। तो उन्होंने अपने कॉन कॉल में एक पॉइंट बोला है कि एक 10,000 टन का पार्सल को इवैक्यूएट करने के लिए 400 से 500 ट्रक लगते एंड उसमें 15 से 20 दिन जाते। तो सिमिलर थिंग इफ यू गो बाय द रेल लॉजिस्टिक्स, 4 दिन के अंदर इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो जस्ट बाय रिड्यूसिंग द इवैक्यूएशन टाइम दे कैन यूटिलाइज दैट टाइम्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड उस हिसाब से थ्रूपुट भी बढ़ेगा। राइट बेसिकली उनका एसेट टर्नओवर बढ़ जाएगा एंड फाइनली आरओसी बढ़ जाएगा। मार्जिन सिमिलर रहेंगे बट यू कैन हैव द बेटर आरओसी व्हेन योर थ्रूपुट एक्चुअली इंक्रीजेस। सो रेल लॉजिस्टिक्स का भी अगेन आइडिया यही है कि वो लोग उनके टैंक टर्मिनल से दे विल सप्लाई द कंटेंट थ्रू देयर रेल नेटवर्क टू द क्लाइंट साइड। आइडिया वही है। ये रेल लॉजिस्टिक्स बिजनेस का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इट इज़ वेरी स्टेबल बिजनेस, 27 to 30% के मार्जिन्स का बिजनेस है ये। एंड ये ILSL में उन्होंने 86% तक अपना स्टेक इंक्रीज किया है एंड दे अक्वायर्ड दिस स्टेक बाय इन्वेस्टिंग 15 करोड़। तो स्टोल्ट का यहाँ पे वो लोग एक्सपर्टीज यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टैंक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच विल फिट इन टू द रेल अलॉन्ग विद द कॉस्टिंग रेंट एंड प्राइसिंग ऑफ दैट टैंक। तो दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ स्टोल विच दे यूज। तो इसके अलावा दे हैव आल्सो एंटर्ड इनटू द एनर्जी बिजनेस विच इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, बायोइथेनॉल एंड अदर फ्यूल्स। तो जीबी क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड करके उनकी एक सब्सिडरी है जो ये इथेनॉल बिजनेस देखती है। तो दे एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद गोल्डन एग्री एंड KN एग्री अंडर द नेम ब्लू ब्रह्मा, जिसमें उनका 26% स्टेक है। और इसके थ्रू उन्होंने 13.84 करोड़ इन्वेस्ट किए थे टू एक्वायर सागर इंडस्ट्रीज एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, जो नासिक बेस्ड एक यूनिट है। तो इनिशियली व्हेन दे एक्वायर तो 100 KLPD का प्लांट था, उन्होंने ओवर टाइम उसको एक्सपांड करके 160 KLPD तक लेके गए हैं। तो ये जो इथेनॉल है दे विल सप्लाई टू रिफाइनरीज सच एज HPCL, BPCL, IOCL, और जो गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे दे विल सप्लाई एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 61 रुपीज पर लीटर। तो ये हो गया उनका इथेनॉल बिजनेस। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द केमिकल बिजनेस। केमिकल बिजनेस में दे हैव 2 units एट तारापुर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 24,000 टन्स। यहाँ पे दे मैन्युफैक्चर बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स यूजिंग द स्टार्टिंग मटेरियल टोलुइन, एंड टोलुइन मोस्टली वो लोग इंपोर्ट करते हैं। ये जो बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स है दे फाइंड एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो ये बेंजोइक एसिड बेस्ड प्लास्टिसाइजर्स है दे सेल इट अंडर देयर ब्रांड नेम बेंजोप्लास्ट। फिर ये जो प्रोडक्ट्स है केमिकल बिजनेस के दे ऑल्सो एक्सपोर्ट टू मार्केट सच एज ताइवान, पोर्टोरिको, चाइना। तो ताइवानीज मार्केट में दे हैव अ 65% मार्केट शेयर। पोर्टोरिको में भी उन्होंने शिपमेंट शुरू कर दे एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द चाइना बिजनेस, जहाँ से उनको एक मेजर बिजनेस आ सकता है आगे जाके। तो केमिकल बिजनेस में कॉम्पिटिशन राइट नाउ इज केमक्रक्स एंटरप्राइजेस, चॉइस ऑर्गेनोकेम एंड नवयुग फार्मास्यूटिकल्स। तो केमक्रक्स इज द ओनली लिस्टेड एंटिटी अमंग देम, तो इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो केमक्रक्स इज ऑल्सो अगेन इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, एंड उनकी करंट कैपेसिटी इज 5,856, जो वो लोग एक्सपांड करना चाहते हैं टू 13,380 एज पर देयर EC डॉक्यूमेंट। आप उनकी परिवेश पे जाके देख सकते हो। हमने EC के बारे में कई 2-3 बार ऐसे वॉक थ्रू वीडियोस दिए। तो राइट आप देख सकते हो कि बेसिकली कि EC यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो साइट है उस पर जाके हर एक स्पेसिफिक कंपनी का क्या कैपेक्स चल रहा है तो आपको प्रोडक्ट वाइज डिटेल मिल जाएगी, कैपेक्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो वो सारे डिटेल्स जो है वो आप जो EC की गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने कुछ चीज़ के रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट किए थे, दैट आल्सो यू कैन वॉच। ओके, सो केमक्रक्स जो अपने बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स है दे यूज स्टार्टिंग मटेरियल सच एज क्लोरोटोलुइन एंड नाइट्रोटोलुइन टू मेक दीज मटेरियल्स। तो ये लोग भी इनिशियली इंपोर्ट ही कर रहे थे,
बाहर से ही सोर्स कर रहे थे बेसिकली, बट एज पर देयर ईसी डॉक्यूमेंट दे हैव अप्लाइड फॉर अ फ्रेश कैपेसिटी ऑफ क्लोरोटोल्विन. दे प्लान टू टेक द क्लोरोटोल्विन कैपेसिटी टू 2400 टन्स पर एनम, एंड उनको अभी ईसी क्लियरेंस 2021 में मिल चुका है. तो उसके बाद कमिश्निंग होने में कितना टाइम लगेगा दैट नीड्स टू बी सीन. तो जीबीएल अभी भी इंपोर्ट कर रहा है, वाइल्स केमक्रब्स के पास थोड़ा सा तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इन द केमिकल बिजनेस. तो केमिकल बिजनेस में दे आर राइट नाउ प्लानिंग टू डीमर्ज द केमिकल बिजनेस, क्योंकि केमिकल बिजनेस में एक तो देर आर हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. It is a lower margin business as compared to the LST business, Right. and to unlock the value of the LST business as well. तो केमिकल बिजनेस की वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो भी मैं आगे जाके कवर करूंगा. बट ये डीमर्जर का जो करंट प्रोसेस है इट हैज बीन ऑन होल्ड राइट नाउ, क्योंकि मॉर्गन सिक्योरिटीज के साथ उनका एक पेंडिंग केस चल रहा है अभी भी. मतलब 2009 में उन्होंने जब पहला लिटिगेशन हुआ था तो वो कंपनी के फेवर में हुआ था. फिर मॉर्गन सिक्योरिटीज ने काउंटर क्लेम फाइल किया, तो सेकंड केस अभी भी चल रहा है एंड इट इज स्टिल इन द कोर्ट. तो किसके फेवर में जाएगा दैट लीगल मैटर नीड्स टू बी सीन. बेसिकली आई थिंक जो शेयर्स थे वो प्लेट शेयर्स थे, और बाद में मॉर्गन सिक्योरिटीज ने उन्होंने उनके जो शेयर्स थे बेसिकली प्रमोटर के शेयर दैट दे हैव सोल्ड इन द ओपन मार्केट, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन कॉल कुछ ट्रिगर हुआ था. तो इसके रिलेटेड ये केस है. सो लेट्स सी कि आगे जाके ये कभी रिसॉल्व होता है, एंड आफ्टर दैट दिस डीमर्जर माइट गो थ्रू. तो कंपनी ने रिसेंटली एक फंड रेज किया अराउंड 63 करोड़. तो 63 करोड़ किन किन से लिया वो देख लेते हैं. तो दे हैव रेज 27 करोड़ वाया QIP, जहाँ पे मलाबार नाम की एक कंपनी ने पैसे डाले. फिर दे हैव रेज 32 करोड़ वाया प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट टू मिस्टर अनिल गोयल हु इज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंड द रिमेनिंग हैज बीन रेज फ्रॉम द प्रोमोटर ग्रुप वाया वारंट्स इशू. तो 63 करोड़ रेज किए राइट नाउ. तो ये फंड रेज जो है इट विल बी मोस्टली यूज फॉर द LPG केपेक्स ऑफ द कंपनी. वहीं पे ये मेजर फंड रेज के प्रोसीड्स जाएंगे. ओके, सो केपेक्स प्लान की बात कर लेते हैं अभी. तो मैनेजमेंट का अप्रोच हमेशा से यही रहा है कि वो लोग केपेक्स तभी कमिट करेंगे व्हेन दे हैव अ फर्म बैकअप ऑफ रेवेन्यूज एंड वॉल्यूम्स. एक अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी है तब भी वो लोग केपेक्स करेंगे. तो JNPT में उनको रिसेंटली एक 11 एकर्स की लैंड अलॉट हुई थी एट अ लीज फॉर 25 ईयर्स. तो ये 11 एकर्स में से 3 एकर्स में उन्होंने 90,000 किलोलीटर्स की कैपेसिटी सेटअप की, जो Q1 FY24 में ऑनलाइन आई. तो ये कैपेसिटी इज फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स विच हैव हायर मार्जिन्स ऑफ 70 to 75% ऑन EBITDA लेवल, एंड रियलाइजेशंस भी हायर है. तो ये कैपेसिटी Q1 FY24 में ऑनलाइन आई, एंड they expect 12 to 15 crores of additional revenues with an 8 to 10% expected escalation. तो ये कैपेसिटी के लिए भी 50% बुकिंग हो चुकी है, एंड दे आर राइट नाउ वर्किंग टू फिल द रिमेनिंग 50%. पहले 50% उनके पास कमिटमेंट थी, तब जाके उन्होंने केपेक्स किया. तो नाउ लेट्स कम टू देयर सेकेंड पार्ट ऑफ द LPG. तो ये LPG जो है वो बचे हुए 8 एकर्स के लैंड में होने वाला है, एंड इसके बाद JNPT का वो वाला लैंड कंप्लीटली यूटिलाइज होगा, कोई स्पेयर लैंड बचेगा नहीं. तो LPG के लिए दे हैव अ केपेक्स प्लान ऑफ 650 to 700 करोड़, जहाँ पे वो लोग एक 55 to 60,000 टन्स का LPG स्टोरेज टर्मिनल बिठाने वाले अगेन एट JNPT. तो ये कैपेसिटी को सेटअप करने के लिए 2 साल लगेंगे स्टार्टिंग मार्च 2024. तो 2 साल के हिसाब से Q1 FY27 लेटेस्ट ये केपेक्स ऑनलाइन आना चाहिए. ये केपेक्स में भी अगेन द मार्जिन्स विल बी 70 to 80%, एंड दे एक्सपेक्ट 190 to 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज एट 3 थ्रूपुट्स पर मंथ. तो दिस इज अगेन द कंजर्वेटिव गाइडेंस गिवन बाय द मैनेजमेंट. तो LPG में सिंस दे डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस, दे हैव कोलैबोरेटेड विद BW LPG एंड कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया. तो BW LPG is the world's largest LPG carrier based out of Singapore, and Confidence Petroleum is the largest LPG retailer in India. तो they have collaborated with these two entities via JV arrangement. तो ये JV arrangement की डिटेल्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. तो BW LPG and Confidence Petroleum will come together as a single entity, and they will have 50% stake in the JV, and remaining stake will be with Ganesh Benzoplast. तो ये 50-50% का JV arrangement है. Ganesh Benzoplast 100 करोड़ कमिट करने वाला है टू दिस केपेक्स एज पार्ट ऑफ देयर इक्विटी. तो ये 100 करोड़ में 60 करोड़ विल बी फ्रॉम द फंड रेज,
एंड द रिमेनिंग विल बी देयर ओन इंटरनल अक्रूवल्स। एंड जो बचा हुआ इक्विटी कमिटमेंट है वो BWLPG और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की तरफ से आएगा। तो आई हैड गिवन यू अ रेंज ऑफ 650 to 700 करोड़। तो 700 करोड़ में प्लान था कि 30% इक्विटी डालनी है, 70% डेट आएगा। तो 490 करोड़ तो डेट में आ गया जो एक्सटर्नली फंड होगा। तो 30% कम्स टू 210 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ गणेश बेंजोप्लास्ट डालने वाला है एंड द रिमेनिंग विल कम फ्रॉम द BWLPG एंड कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। ओवर एंड अबव दिस, BWLPG and Confidence Petroleum will provide assured business to the company once the LPG terminal comes online. So this is again the commitment of the management to first get the orders, get the clients on board and then do the capex, ताकि capex करने के बाद वो capex idle ना रहे। ओके, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रॉस मार्जिन्स हैव बीन वेरी गुड इन दिस बिजनेस। EBITDA मार्जिन जो है वो 20 to 30% के रेंज में रहे। तो मैंने आपको बताया था कि जो LST बिजनेस में उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% मार्जिन है, बट स्टिल ओवरऑल बिजनेस में 20 to 30% मार्जिन इसलिए क्योंकि केमिकल बिजनेस में लोअर मार्जिन है एंड केमिकल बिजनेस के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल EBITDA मार्जिन भी थोड़े आपको कम दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो ड्यू टू द केमिकल बिजनेस मार्केट भी LST बिजनेस के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए गणेश बेंजोप्लास्ट को उतने अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिल रहे जितने शायद उसको मिल सकते थे। राइट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द मैनेजमेंट वाज इनिशियली प्लानिंग फॉर द डीमर्जर, कि ताकि उनका जो LST बिजनेस है उसको एटलीस्ट मार्केट थोड़ा बेटर वैल्यूएशंस दे, व्हेन द केमिकल बिजनेस विच इज नॉट सो गुड बिजनेस will be out of the current total combined business. So that might be the possibility going ahead जब भी demerger complete होता है। बट demerger के लिए as we discussed earlier कि वो जो केस पेंडिंग है related to Morgan Securities, so let's see कि उसका आउटकम कम आता है एंड demerger कभी बेसिकली हो सकता है। So that is again a question. सो फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं कंपनी का। तो दे हैव रिसेंटली साइंड 3-year कॉन्ट्रैक्ट्स विद सम केमिकल कंपनीज फॉर दैट टाइम्स। तो इसका रेवेन्यूज फिर आगे जाके उनको 3 year का रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगा फॉर दीज टाइम्स। They plan to become a one-stop shop solution for their customers. So as a part of this initiative, they are providing rig services to existing and new customers. So they are also helping their customers build in-house capabilities in infrastructure in terms of tanks, pipelines, for efficient handling of cargo at the company's terminals. तो terminals में जेट्टीज एंड पाइपलाइंस का एक्सेस होना ज़रूरी है एंड जो भी वो टर्मिनल्स ऑपरेट करते हैं उन सबको एक कॉमन एक्सेस रहता है टू दिस जेट्टीज एंड पाइपलाइंस। अदर देन JNPT, कोचिन एंड गोवा, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू पोर्ट्स ताकि थोड़ा बिजनेस एक्सपेंशन हो एंड थोड़ी और ग्रोथ हो जाए बिजनेस में, क्योंकि करंट जो है वो ऑलमोस्ट लगभग फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है। They have been allotted a 3 acres land at Mangalore port. So they are into the process of takeover of this land right now. And once they take over the land, they will finalize the projects and फिर उस हिसाब से आगे वो दिखेगा। तो ये पोर्ट्स बिजनेस में जो लैंड्स है दे आर गिवन आउट बाय द पोर्ट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे लैंड मिलना मुश्किल है क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिकली गेटिंग द लैंड, अनदर इजियर ऑप्शन इज टू एक्वायर एन एग्जिस्टिंग प्लेयर ताकि उसका लैंड आपको मिल जाए। तो देयर आर 2 ways ऑफ गेटिंग लैंड इन दिस बिजनेस। गोवा में 40% ही यूटिलाइजेशन है, सो दे प्लान टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गोवा एंड दे ऑल्सो प्लान टू इंक्रीज द रेंटल यील्ड फ्रॉम द कोचिन एंड गोवा ताकि JNPT से थोड़ा उनका डिपेंडेंस कम हो जाए। तो LPG के लिए एक जो कैरियर आता है उसको VLGC बोलते हैं एंड जो इम्पोर्टर्स है दे इम्पोर्ट अराउंड 40,000 टन्स ऑफ LPG। तो गणेश बेंजोप्लास्ट का प्लान यहाँ पे है कि जो LPG का उनका जो टर्मिनल है दे प्लान टू हैंडल दैट एंटायर कार्गो इन वन गो एंड जो LPG का डिमांड रहेगा इट विल बी मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मेजर डिमांड महाराष्ट्र से ही रहेगा फॉर द LPG और वो लोग उसको केटर करेंगे। द रिमेनिंग डिमांड विल बी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कंपनी का आगे जाके LST डिवीजन पे ही मेजर फोकस रहने वाला है और उनका जो EPC एंड रेल लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है दे विल प्रोवाइड द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द LST बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो इस बिजनेस में रिस्क क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि एजिस लॉजिस्टिक्स JNPT में एंटर कर रहा है विथ ऑलमोस्ट हाफ द कैपेसिटी ऑफ गणेश बेंजोप्लास्ट। तो ऐसा हो सकता है कि
वंस उनका कैपेसिटी ऑनलाइन आ जाए JNPT में, तो एजिस लॉजिस्टिक्स अपने कस्टमर्स को दे कैन प्रोवाइड लोअर रेंटल्स एज कंपेयर टू GBL, एंड फिर GBL के भी जो कस्टमर्स है दे मे स्विच टू एजिस लॉजिस्टिक्स, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। वैसे टैंक्स का ये कस्टमर्स का स्विच होना इतना आसान नहीं है, बट इट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, जो लैंड मिलना इतना आसान नहीं होता। करेक्ट। एंड द थर्ड इज डिलेज इन कमर्शलाइजिंग ऑफ द केपेक्स। तो LPG ऑलरेडी 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी कुछ डिलेज होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दीज आर द रिस्क फेस बाय द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि ये जो बिजनेस है इट इज वेरी वेरी प्लेन सिंपल बिजनेस, स्टेडी स्टेट बिजनेस है ये। जब तक आप कैपेक्स नहीं करोगे तब तक आपके वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आएगी। जो भी वैल्यू वाइज ग्रोथ मिलती है 7-8-10% की बेस्ड ऑन द व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव साइन, वो ग्रोथ आ सकती है। बट फॉर द एडिशनल ग्रोथ यू हैव टू हैव द एडिशनल कैपेक्स एंड ROC। यदि आप देखोगे तो लगभग 15-17% का ROC ये बिजनेस में पॉसिबल है। इफ दे हैव द बेटर थ्रूपुट ROC बढ़ सकता है। तो आई डोंट थिंक ये बिजनेस में बहुत एग्रेसिव ग्रोथ कभी आएगी। देयर माइट बी सम पॉजिटिव ट्रिगर्स बेस्ड ऑन सपोज आगे जाके इंडिया में बहुत ज्यादा पोर्ट्स आते हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, then this might be the proxy for that theme going ahead. Definitely जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे ही अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, and then this will also help this company to grow. But always there will be a restriction. जब तक आप कैपेक्स नहीं करोगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। That you have to remember. तो ऐसे अलग अलग बहुत बिजनेसेस भी keep on tracking, keep on studying, keep on meeting the management and their competition, understanding कि on ground क्या चल रहा है, क्या टाइप ऑफ बिजनेस है, आगे जाके क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड वी शेयर आवर इनसाइट्स इन आवर माइक्रो कैप क्लब। इसके अलावा वी आल्सो होस्ट वेरियस मैनेजमेंट्स एट आवर माइक्रो कैप क्लब। बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे हैं। देयर इज अ एजुकेशनल काइंड ऑफ अ कंटेंट आल्सो वी स्टार्टेड शेयरिंग फॉर आवर क्लब मेंबर्स कि हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट, हाउ टू रीड कॉन्फ्रेंस कॉल, हाउ टू रीड इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स, हाउ टू रीड QIP डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू रीड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं। आई हैव प्लान्ड अबाउट 8 to 10 different mental models and how you can use them while investing. So if you are looking for the quality platform जहाँ पर एक आपको अच्छा रिसर्च मिले on the micro and small caps के related, so definitely आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। करंटली माइक्रो कैप क्लब में अबाउट 500 मेंबर्स है। बट इन माइक्रो कैप क्लब वी डोंट रिकमेंड और वी डोंट गिव एडवाइस ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। वी जस्ट शेयर आवर अंडरस्टैंडिंग। इंडिविजुअल मेंबर हैज टू टेक देयर ओन डिसीजन कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कभी करना है या कितना करना है। वी डोंट गिव एनी एडवाइस और एनी रिकमेंडेशन। सिमिलरली ये जो वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किया है यूट्यूब पर भी, वी डोंट एडवाइज और रिकमेंड एनी ऑफ द स्टॉक्स विच इज मेंशन इन दिस वीडियोस। इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आपको सारा डेटा एक जगह पे मिल सकता है ये वीडियोस देखने के बाद, एंड देन यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यू कैन डू योर ओन इन्वेस्टिंग after doing your own research. Please don't consider any of our videos on the YouTube channel as a recommendation or any kind of advice. तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस हम हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करते हैं। It takes a lot of time to create these videos and एनालिसिस करने के लिए भी काफी टाइम लगता है। So if you are getting benefited out of these videos, so make sure that you like these videos and मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस आपको हर सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे ऑन माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज। तो जरूर इनको देखना मत भूलिए। एंड ये जो वीडियो है वो आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो। सो लेट्स मीट 11 o'clock को नेक्स्ट सैटरडे विद वन ऑफ द माइक्रो और स्मॉल साइज कंपनी का डिटेल एनालिसिस।